जय हिंद साथियों। आज हम लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए केमिस्ट्री की जो यूनिट 2 है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली रिलेशन, उसके बाद पढ़ेंगे बोर्स का परमाणु मॉडल, थॉमसन परमाणु मॉडल, ठीक है, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ध्यान से बने रहे वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम। यदि हाँ अब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट। तो शुरू करते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल से। आपको और भी चीज़ें समझनी है तो पहले यूनिट जो 2 का पार्ट 1 है उसको देख लें, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, वैज्ञानिक भी थॉमसन है। कब दिया? 1904 में थॉमसन ने दिया। ठीक है ना, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल इन्हीं के नाम पे रखा गया। इनके मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल और तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से किस वैज्ञानिक का मॉडल जाना जाता है? थॉमसन मॉडल। तरबूज मॉडल किसे कहा जाता है? थॉमसन के परमाणु मॉडल को। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट जान लेते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का एक गोला होता है। ठीक है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज तथा द्रव्यमान यानी कि मास इस गोले में समान रूप से वितरित रहता है। यानी कि आपने तरबूज का मॉडल बोल रहे हैं इसको, वाटरमेलन देखा है। तो वाटरमेलन को जब काट देते हैं तो उसमें आपने देखा होगा डॉट 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 काले काले दाने भी दिखाई देते हैं और बाकी पूरा रेड दिखाई देता है। तो इन्होंने यही कहा कि जो संपूर्ण धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है और द्रव्यमान है, इस गोले की सरफेस पर समान रूप से वितरित रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तथा इसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए? तरबूज में जो रेड वाला पार्ट वो तो धनावेश और द्रव्यमान हो गया सरफेस पर, और जो जगह जगह बीज, काले काले बीज धसे हुए हैं उनको क्या बोला इन्होंने? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको तरबूज का मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, थॉमसन के मॉडल को। ठीक है, थॉमसन के मॉडल में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला, थॉमसन के मॉडल के द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी कि जो रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रयोग था उसकी व्याख्या थॉमसन के मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकती थी। ये पॉइंट है इसमें ध्यान रखने के लिए। परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं की जा सकती थी, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आयनीकरण, आयनाइजेशन आदि की ही व्याख्या की जा सकती थी। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि थॉमसन के मॉडल से एक तो रदरफोर्ड के अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं हो सकती, और परमाणु स्पेक्ट्रम यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो सकती। केवल व्याख्या किसकी हो सकती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की और आयनाइजेशन की, आयनीकरण की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं परमाणु का बोर मॉडल। अब जो समस्या रदरफोर्ड के मॉडल में चल रही थी उनको दूर करने के लिए आए बोर मॉडल। ठीक है, नील बोर द्वारा क्वांटम सिद्धांत पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया गया। तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो जाता है कि रदरफोर्ड की कमियों को नील बोर ने किस सिद्धांत पर जो है दूर किया है, उसकी कमियों को कब दूर किया? तो क्वांटम सिद्धांत लिया था इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु का आकार है 10⁻⁻10 मीटर का गोला होता है, और समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्र में सकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। और नाभिक का आकार कितना बताया? 10⁻⁻10⁻15 मीटर। ठीक है ना, यानी कि गोला हो गया पूरा, ये तो हो गया परमाणु। अब इसके अंदर नाभिक, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि जो माइनस में है और ज़्यादा होगा तो उतना ही कम होगा। ये माइनस में 10 है तो ये ज़्यादा है, यानी कि ये इसके परमाणु की त्रिज्या है, और जो अंदर है नाभिक उसकी त्रिज्या ये होगी 10⁻⁻15 मीटर। इसको एक फर्मी बोलते हैं, इसको एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट क्या बताया इन्होंने कि जो परमाणु है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाओं में घूमते हैं। यानी कि सभी कक्षाओं में नहीं, कुछ स्पेशल कक्षाओं में, स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं, और इन कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। यानी कि यदि कोई परमाणु है और उसके चारों इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो ये नहीं है कि वो ऊर्जा उत्सर्जित करता ही रहेगा, क्योंकि यदि वो ऐसा करेगा तो एक टाइम ऐसा है कि वो नाभिक में जाके गिर जाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, इमिट नहीं करते, और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। यानी कि यदि कोई परमाणु है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जिस कक्षा में, तो उसको परमानेंट यानी कि स्थायी कक्षा कहा जाएगा, क्योंकि वो इन कक्षाओं में घूमते हुए एनर्जी को इमिट नहीं करता। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने? तीसरा पॉइंट इन्होंने महत्वपूर्ण बताया कि जो
इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि कंप्लीट मल्टीप्लायर होता है। जैसे ये आपका कोई r त्रिज्या का परमाणु हो गया और इलेक्ट्रॉन यानी कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है और v वेग से इसके चारों ओर गति कर रहा है, तब इसका जो कोणीय संवेग होगा एंगुलर मोमेंटम होगा mvr कितना होगा h/2 का पूर्ण गुणज होगा। n एक क्या हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी कि पूरी क्वांटम संख्या ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब प्लांक नियतांक, h का मतलब क्या है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। ये पेपर में पूछी भी जा चुकी है, इसका मात्रक भी पूछा जा चुका है। जूल सेकंड आया मात्रक कैसे निकलेगा आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखना है mvr nh/2 ये आपको डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है ऑप्शन में लगा के कि निम्न में से कौन सा बोर मॉडल के अनुसार सत्य है। तो mvr बराबर nh/2, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जब परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्राप्त होती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा, जो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसको छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, यानी कि हाई एनर्जी की जो ऑर्बिट होगा उस कक्षा में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा। इसे उत्तेजन अवस्था कहा जाता है, यानी कि एक्साइटिंग स्टेट कहा जाता है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच गया। तब उस कक्षा में वह 10⁻⁸ सेकंड ठहर कर, यानी कि वहाँ से रुकेगा 10⁻⁸ सेकंड तक और वापस लौट आता है। इसे बोला जाता है संक्रमण, क्रिटिकल स्टेट, संक्रमण अवस्था। तब दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर एक फोटोन उत्सर्जित होता है। दोनों कक्षाओं की जो ऊर्जाओं का अंतर होगा उसके बराबर एक फोटोन उत्सर्जित होगा। ये अगला पॉइंट किसका है, नील्स बोर का निकल के, यानी कि यदि ये परमाणु है और उसमें इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा ये है, दूसरी ये है। यदि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से बड़े वाली कक्षा में आया तो E1 एनर्जी हो गई, ठीक है ना, और वापस 10⁻⁸ सेकंड रुक कर वापस पुरानी कक्षा में चला गया अपनी पिछली, तो E2 हो गई। तो इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस आता है डेल E, उसको क्या लिखते हैं हम E2 - E1, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, जो एक फोटोन की एनर्जी होगी, एक फोटोन उत्सर्जित होगा। फोटोन कितना उत्सर्जित होगा, वो होता है h न्यू। न्यू क्या है, विकिरण की आवृत्ति, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। कि कैसे निकलता है, यदि कोई प्लेट हो और उस प्लेट पर सनलाइट पड़ रही हो और उससे जो एनर्जी इमिट होगी उसको क्या बोलते हैं, फोटोन। उसकी एनर्जी होती है h न्यू, ठीक है। h फिर से प्लांक कांस्टेंट है इसमें। नेक्स्ट बात इन्होंने बताई बोर्स ने, अपनी कक्षा में घूमते समय आवश्यक जो अभिकेंद्र बल होता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोई परमाणु है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति कर रहा है और उसके अंदर नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो अभिकेंद्र बल होगा, अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स होगा, वो नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल के कारण प्राप्त होता है, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक है इनके बीच। यानी कि अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, mv²/r, वो किसके बराबर होगा, आवेश नाभिक पे जो पॉजिटिव चार्ज है और जो आपके इलेक्ट्रॉन पर है। तो इलेक्ट्रॉन का E यानी कि दो आवेश हो गए ना, Q1 और Q2, कूलाम के नियम से लगा देंगे। तो Q1 प्रोटॉन का है तो ZE लिखा, Q2 इलेक्ट्रॉन का तो E लिखा, और दोनों के बीच की दूरी r² 1/4πε0, इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू लग दी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, 12th का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है कूलाम्स लॉ, उसके आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, mv²/r होता है, तो 1/4πε0 ZE/r², यानी कि आपका किसका आवेश है, नाभिक में जो होगा, ठीक है, नाभिक का धनावेश। यहाँ तक क्लियर है। अब बोर मॉडल के दोष क्या थे, यानी कि इसके द्वारा किन की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, जो स्पेक्ट्रम लाइंस थी, और सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती थी। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से बोर के मॉडल का कौन सा दोष नहीं है या कौन सा दोष है। तो आप ऑप्शन में चूज करेंगे जब आपको यहाँ चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। एक तो स्पेक्ट्रमी लाइंस की व्याख्या नहीं की जा सकती, और जो स्मॉल संरचना स्ट्रक्चर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दूसरा, यह सिद्धांत केवल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, जैसे सिंपल लिखा था हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे परमाणु की व्याख्या कर पाया, ठीक है ना। एकल आयनित परमाणु या द्विआयनित परमाणु आदि की व्याख्या कर पाया,
लेकिन जो जटिल परमाणु थे, कॉम्प्लेक्स एटम्स थे, बड़े बड़े एटम्स थे, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना इसके द्वारा संभव नहीं हो पाया। किसके द्वारा? बोर मॉडल। यानी कि सिंपल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हो गए, आयनित वाले, द्विआयनित वाले, इनकी व्याख्या की जा सकती है इससे, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमाणु की व्याख्या नहीं की जा सकती। और जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है उसको सफलतापूर्वक यह नहीं समझा सकता, यानी कि इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। तो ये मेन 3 कमियां थी इसके, दोस्त थे, इनको आप ध्यान रखेंगे बोर्स के मॉडल के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इसने नाम से पता लग रहा है अनिश्चितता, यानी कि कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। इन्होंने कहा कि जो परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, गति कर रहा है, उसकी एक तो स्थिति, पोजीशन, यानी कि वो कहाँ पर है, दूसरा उसका मोमेंटम, यानी कि जो उसका संवेग है, उन दोनों का एक साथ मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि निर्धारण नहीं किया जा सकता, उनको ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ज्ञात करना संभव नहीं है। ये किसने बताया? हाइजेनबर्ग ने बताया। जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो उसकी स्थिति, पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों का एक साथ निर्धारण करना निश्चित नहीं था या अनिश्चित था, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी पोजीशन डेल एक्स है, यानी कि पोजीशन में परिवर्तन डेल एक्स है, और डेल पी क्या है? मोमेंटम में परिवर्तन है। वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर दैन इक्वल होगा h/4π के। कितने के? h/4π के। ये किसने कहा? हाइजेनबर्ग के सिद्धांत ने। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि लेस दैन इक्वल करके पूछ लेगा, h/2π कर देगा, तो वैल्यू चेंज करके पूछेगा। तो आपको बहुत सटीकता से याद रखना है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π, ठीक है ना। जैसे इसमें जहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, डेल एक्स का मतलब क्या है? कण की स्थिति में अनिश्चितता, यानी कि पार्टिकल की जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता कितनी है। डेल पी क्या है? कण के संवेग, यानी कि मोमेंटम में अनिश्चितता कितनी है। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हम उसके पोजीशन और उसके मोमेंटम को फाइनली प्रॉपर तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि हमने इसका पोजीशन को ज्ञात कर लिया तो मोमेंटम क्लियरफाई नहीं होगा प्रॉपरली, और यदि हमने मोमेंटम ज्ञात कर लिया तो उसकी पोजीशन नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें क्या निकल के आती हैं? एच फिर से प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा। अब डेल पी बराबर क्या होता है? यानी कि संवेग बराबर एम वी होता है, पी बराबर एम वी, ठीक है। तो डेल पी इसमें जब मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो मास तो सेम रहेगा, डेल वी इसके वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा। तो हम डेल एक्स डेल पी ग्रेटर दैन इक्वल h/4π में डेल पी की जगह क्या रख सकते हैं? एम इंटू डेल वी, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालनी होगी यदि हमें वेलोसिटी की, तो हम क्या करेंगे? इसको h/4π जुगा दूँ, इधर से डेल एक्स और m इस बॉर्डर के नीचे इसके बटे में आ जाएगा। यानी कि यदि वेलोसिटी हम प्रॉपर फाइंड कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन हमें प्रॉपर फाइंड नहीं होगी। जैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पर क्वेश्चन में बोला गया कि 1 kg मास वाले, m की वैल्यू 1 kg, कण के वेग में, वेलोसिटी में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी क्या होगी यदि स्थिति में अनिश्चितता, यानी कि डेल एक्स में 1 एंगस्ट्रॉम हो। एच की वैल्यू आपको गिवन है। अब आपको पता है अनिश्चितता का जब भी मतलब आएगा तो हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4π आपको ध्यान रखना है। तो डेल एक्स की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हमें मीटर में लेनी पड़ेगी, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, ये कवर। एम की वैल्यू 1 kg, एच की वैल्यू भी आपके पास, लेकिन हमें पी की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें पी का मतलब तो पता है। पी बराबर क्या होता है? एम इंटू डेल वी, क्योंकि हमें डेल वी फाइंड करना है। तो डेल वी फाइंड करने के लिए एच के अपॉन में सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे वैल्यू पुट करोगे आप तो डेल वी की वैल्यू निकल के कितनी आएगी? तो एच की वैल्यू रख दी ऊपर, फिर उसके बाद नीचे किसकी वैल्यू रख दी जाएगी? 4, पाई की वैल्यू 3.14 या पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं आप, जो आपको उचित लगे। एम की वैल्यू 1 और डेल एक्स की वैल्यू 1 गुना 10⁻⁻10। अब इसको सोल्व कैसे करा जा सकता है? देखो, माइनस के 34 से ऊपर, जब -10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो माइनस के 24 बचेगा, ठीक है। अब ये टोटल इसको 6 लिखो, अभी 6 समझ लो, 6 लिखा हुआ है। ये 4 दिया 12, तो 6/12 का मतलब 1/2, यानी कि 0.5। तो आप आंसर के लगभग पहुंच सकते हैं कि 0.27 इसकी जो वेलोसिटी है उसमें अनिश्चितता होगी। कितनी? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको आप समझ सकते हैं, कवर हो जाएगा न्यूमेरिकल। इसी के बेस पे आपको और अदर न्यूमेरिकल करने हैं
क्वेश्चन को समझना है, क्या दिया है वैल्यू को और कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारा डी ब्रोगली रिलेशनशिप। अब डी ब्रोगली रिलेशनशिप यानी कि डी ब्रोगली संबंध को कैसे समझ सकते हैं। देखो 1905 में आइंस्टाइन ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया। तो आइंस्टाइन इक्वेशन जो E बराबर mc² पढ़ते हो आप, 1905 में आई। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति का अध्ययन किया और बताया कि जो लाइट है आपकी, प्रकाश है, वो दो तरीके से कार्य करती है। एक तो वेव यानी कि तरंग की तरह, और एक पार्टिकल यानी कि कण की तरह। ये किसने बताया? आइंस्टाइन ने। कब? 1905 में। इन्होंने बताया कि यदि तरंग सिद्धांत के द्वारा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन और व्यतिकरण इंटरफेरेंस, इन दोनों की व्याख्या किससे की जा सकती है? तरंग सिद्धांत से। किसने बताया? आइंस्टाइन ने। जबकि जो कणीय सिद्धांत था, पार्टिकल प्रॉपर्टी थी, प्रकृति का था, इसके द्वारा कर्षणिका विवर्तन यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आदि ही समझाए जा सकते थे। तो दोनों सिद्धांत अलग अलग थे, यानी कि लाइट जो है वेव की तरह भी काम कर रही है और पार्टिकल की तरह भी। जब वेव की तरह काम कर रही है तो डिफ्रैक्शन, विवर्तन और व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, इन दोनों की व्याख्या हो रही है। और जब कण की तरह, पार्टिकल की तरह कार्य करिए तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दोनों की व्याख्या की जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तो लुईस डी ब्रोगली ने प्रस्ताव दिया कि जब प्रकाश की प्रवृत्ति कण और तरंग की तरह है, यानी कि इसके समान है, यानी कि जो लाइट है, लाइट की जो प्रवृत्ति है, नेचर है, वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह है, तो उसी प्रकार द्रव्य यानी कि मैटर के लिए भी सत्य होनी चाहिए। यही बात, यानी कि मैटर की भी ऐसी होनी चाहिए। तो मैटर के लिए किसने प्रवृत्ति बताई? डी ब्रोगली ने। इसको ही डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति कहा गया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि मैटर की भी दो प्रकृति होगी, वो भी किसकी तरह कार्य करेगा? द्रव्य की तरह कार्य करेगा। द्रव्य की द्वैत प्रकृति को अति सूक्ष्म पिंड जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु आदि पर भी लागू किया जा सकता है। तो किसने बताया? डी ब्रोगली ने, कि द्रव्य मैटर किसके लिए लागू हो सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु, इन सभी के लिए लागू किया जा सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हम दो चीज़ें समझेंगे। आइंस्टाइन समीकरण क्या कहती है? E बराबर mc² होता है। और प्लांक समीकरण क्या कहते हैं? E बराबर h होता है। देखो जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है यानी कि नियतांक, यहाँ से निकल के आता है। E की वैल्यू जूल, यानी कि E का मात्रक, एनर्जी का मात्रक जूल। h कांस्टेंट, न्यू क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? 1/सेकंड, 1/सेकंड होता है। सेकंड इधर चला जाएगा तो h का मात्रक क्या आएगा? जूल सेकंड। ये मात्रक आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों समीकरण जब आपस में बराबर है, E बराबर mc², E बराबर h न्यू। h प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या? आवृत्ति है, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी। 1 और 2 ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से। तो mc² बराबर h न्यू। mc² बराबर न्यू की वैल्यू क्या होती है? न्यू बराबर c/λ होता है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज़ें भी याद होनी शुरू हो जाएंगी। न्यू बराबर c/λ, यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो उसकी आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहीं से हम न्यू बराबर c/λ निकाल लिया। c से तो c कैंसिल हो जाएगा, तो mc बराबर कितना बचेगा? h/λ। अब हमने क्या करा? लैम्डा को अलग रखा, mc को h के बटे में लिया है। अब देखो जब हम किसी तरह द्रव्य के लिए, मैटर के लिए बात करेंगे तो प्रकाश की चाल वेलोसिटी में लेंगे, c बराबर v रख देंगे। तो h/mv, mv कितना होता है? p के बराबर होता है। तो लैम्डा बराबर कितना है? h/p। तो यहाँ से क्या पता लगा? लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? p के, यानी कि संवेग के, मोमेंटम के। तो जो द्रव तरंगे होती है उनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसी फॉर्मूले के मद्देनजर ये लाइन बोली गई कि डी ब्रोगली के अनुसार जो द्रव्य के कण हैं और तरंग रूप में बहते हैं, यानी कि पार्टिकल किस रूप में? तरंग रूप में बहते हैं, और द्रव तरंगे की तरंग दैर्ध्य द्रव्य कण यानी कि मैटर पार्टिकल के संवेग के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप यहाँ से आपको फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे, जैसे कि आपको लैम्डा बराबर h/p, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, या mc बराबर h/λ, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आपने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, ये आपको बोर मॉडल के अनुसार mv² nh/2π, ये ध्यान रखना है। प्लांक की वैल्यू, मात्रक, उसके दोष, प्लंक पुडिंग मॉडल, ठीक है, ये चीज़ आपको कवर होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।